जैसे वेलोसिटी डिफाइंड है, वैसे इलेक्ट्रिक करंट डिफाइंड है, वैसे गॉड डिफाइंड है। तीनों डिफाइंड चीजें हैं, आप इसको देखने की कोशिश मत करिए। हेलो स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, आज का टॉपिक है ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट समझने से पहले हम लोगों को करंट समझ में आना चाहिए, करंट का बेसिक आइडिया होना चाहिए, बेसिक से थोड़ा सा ज़्यादा भी होना चाहिए। पर फिर भी इतना चलेगा कि अगर किसी वायर में, किसी लूप में इलेक्ट्रॉन्स यूनिडायरेक्शनल फ्लो में हैं तो हम लोग उसको, उस स्टेट ऑफ वायर को, उस स्टेट ऑफ कंडक्टिंग लूप को हम लोग करंट कहते हैं। फिर उसमें एक डीसी था। डीसी का मतलब होता है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो का डायरेक्शन, अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाइड तरीके से समझें तो जैसा कि हम लोग पिछले चैप्टर्स में या जब हम लोगों ने करंट पढ़ा, या हमारे लेवल पे, जिस लेवल पे हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, जिस लेवल पे हम लोगों ने करंट को समझा, एक जूनियर लेवल पर भी करंट को समझना होता है और एक बहुत हायर लेवल पर भी होता है। हम लोग अभी इंटरमीडिएट स्टेट में हैं और उस इंटरमीडिएट स्टेट में जितनी मिनिमम बात आपको करंट के बारे में समझ में आनी चाहिए वो ये थी कि अगर ये एक वायर है और इस वायर में हम लोग कोई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जिस चीज का नाम करंट है उसको हिंदी में बहुत सुंदर शब्द है जिसको हम लोग धारा कहते हैं, और धारा का ठीक ऑपोजिट वर्ड राधा होता है। हमारी फिलॉसफी में ऐसा माना जाता है कि राधा वो जीव है, लड़की नहीं है, राधा वो जीव है जो अपने जीवन में अपलिफ्टमेंट महसूस करती है, अपलिफ्टमेंट महसूस करता है, करती है या करता है, जीव मैंने कहा। तो जो भी अपने जीवन में ऊपर उठ रहा है वो राधा है, जो भी लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहा है वो राधा है, और जो भी चीज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ आ रही है वो धारा है। कई तरीके की धाराएं हैं, जल की धारा है, हीट की धारा है, वायु की धारा है, और भी कई तरीके की धाराएं डिफाइन की जा सकती हैं। हम लोग जिस धारा की यहाँ पर बात कर रहे हैं उसको हिंदी में विद्युत धारा कहते हैं और अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक करंट मींस रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन्स। तो हुआ क्या था, हुआ ये था कि जब हम लोगों ने इसमें कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं अप्लाई किया था तो इस कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद थे वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन कर रहे थे। म्यूचुअल रिपल्शन और पॉजिटिवली चार्ज एटम के अट्रैक्शन की वजह से रैंडम मोशन कर रहे थे, इस वजह से इसमें करंट नहीं था। अब अगर इलेक्ट्रॉन का मोशन ही करंट है तब तो मोशन पहले भी था जब हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस नहीं अप्लाई किया। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने का मतलब कि जीव रूप में आ गए, आप एनर्जी फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे। तो फ्री इलेक्ट्रॉन जब पहले रैंडम मोशन कर रहे थे तो फिर करंट क्यों नहीं था? इसलिए करंट नहीं था क्योंकि करंट की डेफिनेशन समझना जरूरी है। करंट की डेफिनेशन ये है कि आप यहां पर एक क्रॉस सेक्शन एरिया, कोई भी एक क्रॉस सेक्शन एरिया ले लीजिए और उस क्रॉस सेक्शन एरिया से एक सेकेंड में पास होने वाला चार्ज कैलकुलेट करिए। वो जो प्रति सेकेंड एक क्रॉस सेक्शन एरिया से चार्ज की मात्रा होगी उसी को करंट कहते हैं। कोई परेशान होने की बात नहीं है। जितने भी मीटर्स हैं कि आप उसमें 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, 3 मिली एम्पियर, 5 माइक्रो एम्पियर जो आप करंट मेजर कर रहे हैं वो मीटर हमने बनाए हैं। चलना प्राकृतिक है पर गति प्राकृतिक नहीं है। मोशन इज नेचुरल बट स्पीड इज नॉट। स्पीड तो हमने कैलकुलेट करी, स्पीड तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि भाई एक सेकेंड में जितना डिस्टेंस, अब एक सेकेंड में चले गए, डिस्टेंस को मेजर करने से पहले एक सेकेंड भी तो पता होना चाहिए, वो भी हमने बनाया। हमने का मतलब मैंने नहीं, मतलब आप और मेरे जैसे लोग जो अपना समय और एनर्जी इस फील्ड में दे रहे हैं और देते आए हैं, देते रहेंगे, उन लोगों ने पहले ये बात डिफाइन की कि भाई स्पीड क्या है। एक सेकेंड में चला गया डिस्टेंस स्पीड है। जब मून अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है या अर्थ सन के चारों तरफ घूम रही है तब वो कोई अपना स्पीडोमीटर नहीं लगाया, उसने स्पीडोमीटर हमने लगाया। तो हम लोगों ने करंट को डिफाइन किया। जैसे वेलोसिटी डिफाइंड है वैसे इलेक्ट्रिक करंट डिफाइंड है, वैसे गॉड डिफाइंड है। तीनों डिफाइंड चीजें हैं, आप इसको देखने की कोशिश मत करिए।
डेफिनीशन क्या है कि एक क्रॉस सेक्शन एरिया से 1 सेकेंड में पास होने वाले चार्ज की मात्रा, वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। उसके दूसरे तरीके हैं कि जब हम लोग जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस हम लोगों ने अप्लाई किया, तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से ये जितनी भी राधाएं हैं, ये जो भी राधा है उसके लिए हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करना एक मजबूरी हो जाती है। जब हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस नहीं अप्लाई किया था, तब इस क्रॉस सेक्शन एरिया से नेट चार्ज 0 आ रहा था। इसका मतलब अगर 1 सेकेंड में 5 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो 5 इलेक्ट्रॉन राइट से लेफ्ट आ रहे हैं, इसलिए नेट करंट 0 था। लेकिन अभी क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स, भले ही जब आप जीवन में अपलिफ्टमेंट महसूस करते हैं, आप ऊपर उठने की कोशिश करते हैं प्राकृतिक रूप से या किसी एक्सटर्नल एजेंसी की हेल्प से, तो रास्ते में बहुत सारी बाधाएं आती हैं। उन बाधाओं का नाम है रेजिस्टेंस, और यहां पर रेजिस्टेंस होगा निश्चित तौर पर जब सारे इलेक्ट्रॉन्स लगातार विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर एक दिशा में मूव कर रहे हैं तो वो डायरेक्ट करंट है, और अगर इलेक्ट्रॉन थोड़ी देर तक इस दिशा में और फिर उसके बाद एक निश्चित समय अंतराल के बाद इस दिशा में मूव करने लगे, तो उस करंट का नाम हो जाएगा ऑल्टरनेटिंग। ऑल्टरनेट का मतलब यही है कि अगर एक निश्चित समय के बाद ये इलेक्ट्रॉन का मोशन बदलेगा, अगर पहले 1 सेकेंड के लिए इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे हैं तो अगले 1 सेकेंड के लिए इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएंगे। ये तो हुई ऑल्टरनेटिंग की बात। ध्यान से समझिए, क्या हुआ कि ऐसा नहीं हो सकता कि ये इलेक्ट्रॉन पहले इस तरफ जा रहा है और बिना ये पोलैरिटी चेंज हुए ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाने लगे। नहीं भाई, राधा तो कृष्ण की तरफ ही जाएगी। कृष्ण का मतलब सुप्रीम है, कृष्ण का मतलब हायर है, तो इसका मतलब कि जरूर ये पोलैरिटी बदल रही होगी। अब ये पोलैरिटी कैसे बदलती है? ये पोलैरिटी बदलती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। जिन लोगों ने सिलेबस डिजाइन किया उन्होंने ऐसा नहीं कि उनका मन हुआ कि अब यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन रख दें, यहाँ पर फिर उसके बाद ऑल्टरनेटिंग करंट रख दें, फिर उसके बाद ईएम वेव रख दें। ऐसा नहीं होता। एवरीथिंग इज वेरी वेल प्लान्ड और डिजाइन्ड। डिजाइन का मतलब यह है कि बिना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़े अगर कोई ऑल्टरनेटिंग आपको पढ़ा रहा है तो वो विधाता है। मैं नहीं पढ़ा सकता, या मुझे ऐसा लगता है कि कोई नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि ये बड़ी बात है कि जब हम लोग डीसी की बात करते थे तब हम यहां पर हम लोगों ने ऐसा सेल लगाया था। ठीक है, ये सेल का सिंबल था, सेल नहीं था। सेल की कल्पना हम लोग कुछ इस तरीके से करते हैं कि 2 ऐसे इलेक्ट्रोड्स हैं और फिर उसमें यहां पर कोई इलेक्ट्रोलाइट लिया और इसके 2 टर्मिनल हो गए। ये हम लोगों ने डिटेल में समझा है कि अगर ये सल्फ्यूरिक एसिड है तो एक कॉपर है और एक जिंक है। तो इसका जो लॉजिक सिंबल था, क्या लॉजिक सिंबल, वो ऐसा बनाया। इसको ध्यान से देखिए, ये इस सेल का लॉजिक सिंबल है कि एक रॉड, एक इलेक्ट्रोड हायर पोटेंशियल पे और एक इलेक्ट्रोड लोअर पोटेंशियल पे। ये लॉजिक सिंबल है, सेल ऐसा दिखता नहीं है। तो ये बात थी डीसी की, इसको हम लोग डीसी कहते हैं। अब एसी में जरूर कुछ ऐसा हो रहा है, ऑल्टरनेटिंग करंट में जरूर कुछ ऐसा हो रहा है कि इस वायर के अक्रॉस इसकी पोलैरिटी बदल रही है। इसका मतलब कि यहां पर कुछ हमको ऐसी चीज लगानी पड़ेगी जिससे इसकी पोलैरिटी बदले, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग का मतलब, एक बात जो अभी जो मैंने जितनी बात बताई कि ऑल्टरनेटिंग का निश्चित तौर पर यह मतलब है कि एक निश्चित समय अंतराल के लिए इलेक्ट्रॉन्स एक दिशा में जाएंगे और उस समय अंतराल के बाद वही इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। सिंप्लीफाइड वर्जन है करंट का कि करंट ऑल्टरनेटिंग अगर है। अब सवाल ये उठता है कि यहां पर क्या होना चाहिए, ये हम लोगों को समझना है कि यहां पर क्या होना चाहिए। इसके लिए हम लोग 2 मिनट इसको थोड़ा सा नीचे ऊपर नहीं करेंगे, जहां है वहीं रहने देंगे और फिर इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए ध्यान से, मैंने कहा कि ये पोलैरिटी कैसे बदल रही है, इसको समझने के लिए हमको आना चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बहुत ध्यान से देखिए, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की शुरुआत है जिसमें ये बताया जाता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद एन एरिया इज डिफाइंड एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड द एरिया वेक्टर। वेरी गुड। तो अब क्या हुआ, अगर अपन इसको ओपन करें तो ये आ जाएगा बी ए कॉस थीटा। ठीक है, जहां पर बी, ए और थीटा 3 वेरिएबल हैं। ध्यान से समझिए, बी क्या चीज होती है, बी ए कॉस थीटा
बी क्या चीज होती है? बी होती है एक लूप के सेंटर पर इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड। ये है कि ये मैग्नेट मूव कर रहा है। कहां मूव कर रहा? ये मैग्नेट मूव कर रहा है टुवर्ड्स द लूप। ठीक है, इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए। इस सिचुएशन में इस मैग्नेट की सेंटर पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक है, तो जैसे जैसे ये मैग्नेट मूव करेगा, ये आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड का, म्यू नॉट अपॉन 4π2m अपॉन एक्स क्यूब। ये चीज x है, ये x है, तो ये x अगर विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होगा तो क्या होगा, इसकी मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर चेंज होगी, उसकी वजह से फ्लक्स चेंज होगा। और फ्लक्स अगर विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है तो डी फाई की वैल्यू नॉन जीरो होगी, डी फाई बाई डी टी की वैल्यू नॉन जीरो होगी, इंड्यूस्ड डीएमएफ नॉन जीरो होगा। क्योंकि यहां से इसके पहले जो फैराडे अंकल ने जो बात बताई, वो उन्होंने यही बात बताई थी कि जो E है वो माइनस डी फाई बाई डी टी है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की स्टोरी है जो कि आप लोग पढ़ चुके हैं। तो ये सिचुएशन है जिसमें इसकी मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होगी और इसका लूप का फ्लक्स तो लूप का ही होता है ना, फ्लक्स के लिए दो चीजें जरूरी हैं, बी और ए। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है? दूसरी सिचुएशन ऐसे आपको दिखाई गई कि एक मैग्नेटिक फील्ड एरिया है और उस मैग्नेटिक फील्ड एरिया में हम लोगों ने एक कॉइल लिया, एक रेक्टेंगुलर लूप लिया और इस रेक्टेंगुलर लूप को हम लोग बाहर खींच रहे हैं। ध्यान से समझिए, मैं आपको बता रहा हूं फ्लक्स चेंज होने के 3 तरीके। क्या बता रहा हूं? फ्लक्स चेंज होने के 3 तरीके, जिसमें से पहला ये है जिसमें लूप के सेंटर पर इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। क्या चेंज हो रही है? इस सिचुएशन में B इज फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक से देख लीजिए, इस सिचुएशन में एरिया इज फंक्शन ऑफ टाइम। एरिया इज फंक्शन ऑफ टाइम का मतलब क्या, कि जब हम लोग ये कह रहे हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड फिक्स्ड है, उसका डायरेक्शन अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर हैं, और फिर एक रेक्टेंगुलर लूप लिया, तो अगर हम लोगों ने रेक्टेंगुलर लूप लिया तो इसका मतलब क्या, हम लोग फ्लक्स किसका निकालेंगे? रेक्टेंगुलर लूप का। एरिया किसका होगा? रेक्टेंगुलर लूप का। मैग्नेटिक फील्ड फिक्स्ड है। अगर हम इस लूप को मैग्नेटिक फील्ड रीजन में इन एंड आउट करते हैं तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस लिंक्ड विद द लूप चेंज होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वंडरफुल। अब क्या होगा, इसकी वजह से इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा और इसमें कोई एक इंड्यूस करंट का डायरेक्शन आ जाएगा, वो अकॉर्डिंगली हम लोग लेंज रूल के हिसाब से देख लेते हैं। पहली सिचुएशन जिसमें B फंक्शन ऑफ टाइम है, तो इस सिचुएशन में डी फाई बाई डी टी नॉन जीरो आएगा। दूसरी सिचुएशन जिसमें एरिया फंक्शन ऑफ टाइम है, इसमें भी डी फाई बाई डी टी नॉन जीरो आएगा। इसमें भी इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा क्योंकि फ्लक्स टाइम का फंक्शन है। इसमें B चेंज हो रहा है, इसमें A चेंज हो रहा है। अब क्या बच गया? थीटा। थीटा चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल काम है। थीटा फंक्शन ऑफ टाइम। देखिए कैसे हम लोग थीटा को फंक्शन ऑफ टाइम बनाएंगे और फिर हम लोग उससे फ्लक्स चेंज करेंगे। ध्यान से देखिए, थीटा को कैसे फंक्शन ऑफ टाइम बनाया जाता है। थीटा इज फंक्शन ऑफ टाइम। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कोई नई चीज बता रहा हूं तो ये बिल्कुल गलत बात है। बिल्कुल पुरानी चीज बता रहा हूं जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बचपन का मतलब आपने क्लास 10 में भी पढ़ा, जिसका नाम है, डिवाइस का नाम है एसी जनरेटर। एसी जनरेटर में क्या हो रहा था कि एसी जनरेटर में 2 मैग्नेटिक पोल्स थे, ऐसे नॉर्थ साउथ। उसमें हम लोग एक कॉइल लेते थे, ये आ गई हमारी कॉइल, और फिर हम किसी तरीके से इस कॉइल को रोटेट कराते थे। जब हम इस कॉइल को रोटेट कराएंगे तो क्या चीज चेंज होगी? थीटा चेंज होगा। थीटा फंक्शन ऑफ टाइम हो जाएगा। कैसे? क्योंकि जो रोटेशन का खेल है, रोटेशन के खेल में ओमेगा ये होता है। आपने ऐसी डेफिनेशन पढ़ी कि ओमेगा डी थीटा अपॉन डी टी है, तो यहां से थीटा क्या आ जाएगा? ओमेगा टी आ जाएगा। अगर हम इस इक्वेशन में थीटा की जगह ओमेगा टी लिख दें तो क्या इक्वेशन बनेगा? इक्वेशन बनेगा डी फाई बाई डी टी इज बी ए डी अपॉन डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी, और फिर से हम लोग ओमेगा टी यानी एंगल को भी
डिफरेंशिएट करेंगे, ये आ जाएगा डी फाई बाई डी टी, दैट इज बी ए, इसकी वैल्यू आ रही है माइनस साइन ओमेगा टी और इसकी वैल्यू आ रही है ओमेगा। तो इसका मतलब ये डी फाई बाई डी टी यहां पर आ गया, ध्यान से देख रहे हैं आप लोग, दिस इज कमिंग एज बी ए, ये वाला ओमेगा, ये यहां पर डी टी अपॉन डी टी हो जाएगा और साइन फंक्शन यहां से आ गया, साइन ओमेगा टी। कुछ नहीं कर रहे हैं, मैथ्स केवल एक्सप्लेनेशन के लिए है। माइनस डी फाई बाई डी टी, जैसे ही हमको माइनस डी फाई बाई डी टी दिखता है हम लोग फैराडे को याद करने लगते हैं, ये जो वोल्टेज है यही ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है। और आप जो लोग मैथ्स के स्टूडेंट नहीं हैं उनके लिए बहुत सिंपल बात है, मैथ्स वालों को थोड़ा सा तकलीफ होगी कि दे कैन सी कि राइट हैंड साइड में साइन ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, +1। इसका मतलब कि जब इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी तब इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी और मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, ये इसकी वैल्यू रख दी हम लोगों ने +1। मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है जो ये V यहां पर आ रहा है, ये V कैसा आ रहा है, V नॉट की वैल्यू बी ए ओमेगा आ गई, V नॉट की वैल्यू बी ए ओमेगा आ गई। तो V का इक्वेशन हम लोगों ने फिर से V नॉट साइन ओमेगा टी लिख दिया। देखिए दो रास्ते हैं, पहला रास्ता ये है कि आप केवल मैथ्स की बात समझ लें कि भाई ये ऑल्टरनेटिंग करंट ये होता है और ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज ये होता है, मैं V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। दूसरा रास्ता ये है कि आप, थोड़ा लंबा रास्ता हो सकता है, थोड़ा कठिन भी हो सकता है, पर मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि जिस चीज को हम ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज कह रहे हैं that is nothing but the induced voltage in a particular situation। विशिष्ट परिस्थितियों में जो induced EMF आएगा वही alternating voltage है और वो alternating voltage जब किसी लूप में करंट कॉज करेगा तो उस करंट को alternating करंट कहा जा रहा है। इनका ये कहना है कि ये जो वोल्टेज आया, ये जो बहुत ही चरित्रवान वोल्टेज यहाँ पर दिख रहा है V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, यही ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है। ये ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज कैसे हुआ भला, इस वोल्टेज को ये लोग ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। हमको ये समझना है कि ये ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज कहाँ है। ध्यान से देखिए कैसे आया ये वोल्टेज ऐसे आया, ये तो मैंने एक कैलकुलेशन के जरिए आपको यहाँ पर दिखाया कि हम यहाँ से चले थे, ये हमारा कैलकुलेशन था और चलते चलते हम लोग यहाँ पर आ गए, ये फाई से चले थे हम लोग और कहाँ आ गए, हम लोग आ गए इस ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज पे। पर सवाल ये है कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस V जनरेट हुआ है ये कहाँ है, किन दो पॉइंट्स के बीच में। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर हम इस लूप को घुमाएं किसी तरीके से, यहाँ पर ऐसे ऐसे अगर हम इसको घुमाएं तो क्या होगा, ऐसे ऐसे घुमाने पर क्या होगा कि इसके अंदर फ्लक्स जो है वो टाइम का फंक्शन हो जाएगा और उसके अंदर इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस एक इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगा। पर सवाल ये है कि जो जनरेटर की डिजाइन होती है वो थोड़ी सी टेक्निकल है। अब क्या होगा, अब पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस आ जाएगा। अब इन्होंने कहा कि इसको हम लोगों को सर्किट में अप्लाई करना है, तो उसके लिए हम लोगों ने थोड़ा और टेक्निकल जुगाड़ किया। यहाँ पर टेक्निकल जुगाड़ क्या था कि उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर दो रिंग्स लगाए दे रहे हैं, एक रिंग ऐसे लगेगी, एक रिंग ऐसे लगेगी। इन रिंग्स का नाम होगा स्लिप रिंग्स। तो ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है और फिर हम यहाँ पर लगाएंगे दो ब्रशेस। ये ब्रशेस क्या करते हैं, ये ब्रशेस ऐसा करते हैं कि जब ये कॉइल रोटेट करेगी, ये वाली कॉइल रोटेट करेगी, ठीक है। आपको भले ही ये बात लग रही होगी कि इसको इतना सब ड्रामा करने की क्या जरूरत, कि रिंग्स लगा रहे हैं, ब्रशेस लगा रहे हैं, इससे अच्छा कॉइल को रोटेट ही ना करो। पर कॉइल को अगर रोटेट नहीं करेंगे तो हमको ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज कैसे मिलेगा। हम लोगों ने सारी कहानी की शुरुआत यहीं से की थी कि हम लोग इसमें ओमेगा को कांस्टेंट करते हुए थीटा को फंक्शन ऑफ टाइम बनाना चाहते हैं। तो अगर हम थीटा को फंक्शन ऑफ टाइम बना देंगे तो उससे क्या होगा, उससे इन दोनों एंड्स के अक्रॉस यहां पर हमको ये वोल्टेज मिलेगा।
ये जो V वोल्टेज है, ये वाला जो वोल्टेज है, ये V यही वाला वोल्टेज है जो V0 साइन ओमेगा टी इसके अक्रॉस मिलेगा। अब एक बात ध्यान से समझिए, जिस चीज का नाम सेल था, हम लोगों ने कहीं डिस्कस किया था, सेल कहाँ गया, सेल सेल सेल, ये था डीसी वाला। डीसी वाले में हम लोग क्या बोलते थे, डीसी वाले में हम लोग ये बोलते थे कि हम लोग यहाँ पर केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। यूजुअली डीसी में हम लोग केमिकल एनर्जी को इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये हमारा डीसी का प्रिंसिपल था। क्योंकि जब हम लोग यहाँ पर बोलते थे कि ये सल्फ्यूरिक एसिड है और ये इसका मॉलिक्यूल डिसोसिएट होगा तो ये कॉपर की तरफ जाएगा H+ और जिंक की तरफ जाएगा, ये तो हम लोग यहाँ पर क्या बोलते थे कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाली डिवाइस का नाम इलेक्ट्रिक सेल है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जो इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस वोल्टेज आया, इसका मतलब कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे पास आ गई, ये एट द कॉस्ट ऑफ विच एनर्जी आ रहा है यहाँ पर? वेरी गुड, ट्राई करें। ये इस सिचुएशन में जो ये ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है, ये आ रहा है मैकेनिकल एनर्जी से। किससे आ रहा है? मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। फिर से देखिए, ये मैकेनिकल एनर्जी कहाँ से आई? किस एनर्जी को हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं? मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या है? आपने ऐसा सुना होगा कि हम लोग पानी से बिजली बनाते हैं या हम लोग कोयले से बिजली बनाते हैं, जिसको आप थर्मल पावर प्लांट या वाटर पावर प्लांट या इस तरीके के प्लांट होते हैं। इसका मतलब कि कोई एक मैकेनिकल एनर्जी हमको चाहिए। किस लिए चाहिए? क्योंकि हमको कॉइल को रोटेट कराना है, और ना केवल कॉइल को रोटेट कराना है, कॉइल को रोटेट कराने का जैसे फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि पानी से बिजली बना रहे हैं, तो पानी से बिजली बनाने का क्या मतलब है कि भाई हमने पानी को किसी हाइट पर रोक दिया, फिर क्या किया, उस हाइट से हम लोगों ने पानी को गिराया। हाइट पे रोकने का मतलब ज्यादा सा पानी M बढ़ा दिया, ज्यादा हाइट पर H बढ़ा दिया, वो रोका, वहां पर स्टोर किया, जो नेचुरल रिवर से आ रहा है वाटर उसको स्टोर किया, और फिर डैम, आपने सुना होगा डैम खोल दिया, तो डैम पानी को नीचे गिराया, तो जो mgh था वो हाफ mv² में कन्वर्ट हुआ, और फिर उस काइनेटिक एनर्जी को हम लोगों ने इस कॉइल को रोटेट कराने में एक टर्बाइन के थ्रू, और वो फिर अल्टरनेटर और ये सब चीजें, तो ये जो इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी यहां पर सेट हो रही है, ये जो एंगुलर वेलोसिटी इसकी सेट है, ये कौन सेट करेगा? मैकेनिकल एनर्जी। तो इसमें इनपुट क्या है? मैकेनिकल एनर्जी। आउटपुट क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब ध्यान से समझिए कि कई बार मैंने ये बात आप लोगों को पहले भी बताई है कि जब भी हम लोग जहां पर भी साइन का ग्राफ आता है, जैसे वेव में आता था, वेव में क्यों आता था? क्योंकि वहां पर पार्टिकल ऑसिलेट करता था। ऑसिलेट करने का मतलब क्या होता है कि पार्टिकल एक पॉइंट से इधर जाता है, उधर जाता है, तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट साइन से दिखाया जाता है, और हम लोग वेव को ऐसे ऐसे करने, वेव ऐसे ऐसे नहीं होती, या ऑल्टरनेटिंग करंट ऐसे ऐसे नहीं होता। अगर हम ऑल्टरनेटिंग करंट की माइक्रोस्कोपिक बात समझना चाह रहे हैं, अगर हम ऑल्टरनेटिंग करंट की माइक्रोस्कोपिक बात समझना चाह रहे हैं, अगर हम ऑल्टरनेटिंग करंट की माइक्रोस्कोपिक बात समझना चाह रहे हैं, तो क्या है कि जिस चीज का नाम डायरेक्ट करंट था, उसमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पोटेंशियल से पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ जा रहे थे, और जब हम इस वोल्टेज को, ये वाला जो हमारा वोल्टेज है, जब हम इस वोल्टेज को दुनिया में कहीं पर भी अप्लाई करेंगे, ध्यान दें, ये जो V है, ये इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस आने वाला वोल्टेज है। तो उन्होंने कहा कि इस पूरे AC जनरेटर के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, अंदर का मतलब मैं भी आपको बता रहा हूं, वो तो अंदर, ये पूरा अंदर है, दिस इज अंदर ऑफ AC जनरेटर, ये अंदर है सब। ये देखिए, ये जो स्ट्रक्चर यहां पर मैंने बनाया, दिस इज ऑल हैपनिंग इनसाइड द AC जनरेटर। ये देखिए, ये सब कुछ AC जनरेटर के अंदर है, ये सब अंदर है, ये बाहर है, ये दोनों टर्मिनल बाहर निकले होंगे। तो इस पूरे मैकेनिज्म से, इस पूरे अरेंजमेंट से जो वोल्टेज हमको यहां पर मिलेगा, वो ये वोल्टेज है V, और ये V वोल्टेज निश्चित तौर पर ऐसा ग्राफ लेके आएगा जिसमें हम लोग इस एक्सिस पर वोल्टेज लेंगे प्लस V0, यहां पर माइनस V0, और एक निश्चित समय के बाद ये बदलेगा। कैसे कि यहां पर ये आया मैक्सिमम, यहां पर आया नेगेटिव मैक्सिमम, ये देखिए,
ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज की डेफिनीशन क्या आने वाली है? ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज की डेफिनीशन ये आने वाली है कि ये पूरा एक साइकिल है। क्या है? एक साइकिल। एक साइकिल कितनी देर में करेगा? टी टाइम में। आधा साइकिल कितनी देर में करेगा? t/2 टाइम में। 1/4 कितनी देर में करेगा? t/4 टाइम में। फिर अगला 3t/4, 1t/4, 2t/4, 3t/4, 4t/4, t हो गया। इसका मतलब क्या है कि अगर हम इस ग्राफ के हिसाब से ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज की डेफिनेशन बनाएं तो कुछ ऐसा होगा, द पोटेंशियल डिफरेंस हुज मैग्नीट्यूड इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग, the voltage whose magnitude is continuously changing, you can see it is continuously changing with respect to time, voltage whose magnitude is continuously changing and direction reverses periodically, and direction reverses periodically। ये देखिए, ये है ऐसा साइन का ग्राफ, साइन के अंदर टी है, इसका मतलब कि वोल्टेज पीरियोडिकली चेंज होगा, क्योंकि साइन एक पीरियोडिक फंक्शन है। साइन और कॉस का पीरियड सेम होता है और वो फेज डिफरेंस है। हम लोग फेज डिफरेंस यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि फेज डिफरेंस इस चैप्टर की सबसे खतरनाक चीज मानी जाती है, आपके लिए सबसे सिंपल चीज है। बस आप ये ब्यूटीफुल बात समझ जाएं कि ये जो पूरा ड्रामा जो इसके अंदर हो रहा है, ये जो पूरा ड्रामा इसके अंदर हो रहा है, इससे जो हमको आउटपुट मिलने वाला है, जो आउटपुट हमको यहां पर मिलेगा इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस, वो ये आउटपुट है। क्योंकि ये साइन का फंक्शन है, तो जैसे हम लोगों ने इसका सिंबल ये बनाया, वैसे ही हम इस पूरे का सिंबल बनाएंगे। कैसा बनाएंगे इस पूरे का सिंबल? हम लोग इस पूरे का सिंबल हम लोग बनाएंगे ऐसा कि एक साइन का ग्राफ बना देंगे और उसको एक सर्कल में बंद कर देंगे और ये कह देंगे कि ये है। दिस इज व्हाट सिंबल ऑफ एसी जनरेटर। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर यहां पर, वो ये कह रहे हैं कि अगर यहां पर हम एसी जनरेटर लगा दें तो इसकी पोलैरिटी इन दोनों एंड्स की, ये पूरा क्या है? ये पूरा यहां है, ये है पूरा यहां पर जो आ रहा है। इस पूरी चीज के लिए, जैसे इस पूरी चीज के लिए हम लोगों ने ये सिंबल बनाया, वैसे इस पूरे एसी जनरेटर के लिए हम लोगों ने सिंबल क्या बनाया? ये सिंबल बनाया। इसका मतलब कि अगर हम यहां पर ये जो इसके दोनों एंड्स हैं, अगर यहां पर हम एक रेजिस्टेंस लगा दें, ये इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस जो ये दोनों ब्रशेस से कनेक्टेड था, तो इसका मतलब ये इसका सर्किट बनेगा। समझ गए? अब क्या हो रहा है कि अगर वोल्टेज ऑल्टरनेटिंग आ गया, मैं आपको बता रहा था ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज की डेफिनेशन वो क्या है? voltage whose magnitude changes continuously and direction reverses periodically। तो इसका मतलब, अब देखिए इसका पीरियड क्या चीज है। ये जिस चीज का नाम t है, t क्या होता है? 1/n। n क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। बोलिए हाँ, n क्या होता है? जल्दी बोलिए, n क्या होता है? n क्या होता है? n होता है फ्रीक्वेंसी। जो ऑल्टरनेटिंग करंट हम लोग यूज कर रहे हैं उसकी वैल्यू आ रही है 50 हर्ट्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 50 हर्ट्स? बहुत ध्यान से देखिए, 50 हर्ट्स का मतलब है 50 साइकिल्स पर सेकेंड। 50 हर्ट्स का मतलब है 50 रोटेशंस पर सेकेंड। ठीक बात है। कभी कभी ये आरपीएम में भी दिया होता है, रोटेशन पर मिनट में दिया होता है, पर ध्यान रहे कि एन की वैल्यू हर्ट्ज में होगी साइकिल पर सेकेंड में, और ओमेगा की वैल्यू होगी, अगर मान लीजिए ये 50 आ जाता है तो ये होगा 2 पाई इंटू 50 और इसकी यूनिट होगी रेडियन पर सेकेंड। तो अगर वो कहीं आपको फ्रीक्वेंसी, कभी कभी वो ओमेगा के लिए भी केवल फ्रीक्वेंसी वर्ड यूज कर देते हैं, नेवर माइंड, एक्चुअली ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, लेकिन वहां पर हम लोग यूनिट से उसको चेक करेंगे। अगर वो कहेंगे कि फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज तो इसका मतलब एन दिया हुआ है। अगर वो ये कहेंगे कि फ्रीक्वेंसी इज 50 रेडियन पर सेकेंड तो इसका मतलब ओमेगा दिया हुआ है। यूजुअली ओमेगा की वैल्यू पाई के टर्म्स में आती है। इस स्टेप पर गलती नहीं करिएगा। फ्रीक्वेंसी और लीनियर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी में फ्रीक्वेंसी दोनों के लिए वर्ड यूज किया जा सकता है, न्यूमेरिकल्स में या प्रॉब्लम्स में। कहीं पर आप यूनिट पर फोकस करेंगे। अगर यूनिट हर्ट्ज में है तो वो एन है, और अगर रेडियन पर सेकेंड में है तो ओमेगा। वंडरफुल। अब ये टी कौन सेट करता? ये कह रहे हैं कि अगर n, मान लीजिए कि प्रैक्टिकली जो है, अगर हिंदुस्तान में, अगर इंडिया में n की वैल्यू 50 हर्ट्ज है, 50 हर्ट्ज का मतलब क्या हुआ?
1 सेकेंड में 50 साइकिल, ये एक साइकिल है। इसका मतलब 1 सेकेंड में ऐसे 50 साइकिल पूरे हो रहे हैं। इसका मतलब 1 सेकेंड में ये एक टाइम पीरियड है। इतनी देर में पहले वोल्टेज इस डायरेक्शन में रहेगा, इस डायरेक्शन का मतलब ये हायर रहेगा, ये लोअर रहेगा, और उस वोल्टेज की वैल्यू लगातार चेंज हो रही है। पहले उस वोल्टेज की वैल्यू बढ़ेगी, फिर उस वोल्टेज की वैल्यू कम होगी। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये सारा खेल d∅dt पर है। हम लोगों ने इसके पढ़े थे 4 तरीके से फ्लक्स चेंज होता है, याद आ रहा है आपको? वेरी गुड। हम लोगों ने ये पढ़ा था 4 तरीके से फ्लक्स चेंज होता है। पॉजिटिव फ्लक्स इंक्रीजिंग, नेगेटिव फ्लक्स इंक्रीजिंग, पॉजिटिव फ्लक्स डिक्रीजिंग, नेगेटिव फ्लक्स डिक्रीजिंग। यहाँ पर इंड्यूस्ड पोल होते थे। इंड्यूस्ड पोल का मतलब क्या है? इंड्यूस्ड पोल का मतलब ये होता है, इंड्यूस्ड पोल का मतलब क्या होता है? नेगेटिव फ्लक्स डिक्रीजिंग के केस में कौन सा इंड्यूस्ड पोल होता था? साउथ पोल। नेगेटिव फ्लक्स डिक्रीजिंग के केस में साउथ, तो इंक्रीजिंग में नॉर्थ। नेगेटिव के डिक्रीजिंग में साउथ, तो यहाँ पर नॉर्थ और यहाँ पर साउथ। इसका मतलब कि ये जो दो हैं, ये जो दो क्वार्टर हैं 0 से 90 वाले, 0 से 90 का एक क्वार्टर, फिर 90। कॉइल रोटेट कर रहे हैं। कॉइल रोटेट करने का मतलब क्या होता है? कॉइल रोटेट करने का मतलब होता है जैसे ये अगर एक कोई कॉइल है और ये रोटेट कर रही है ऐसे, यहां पर कॉइल है, इस समय अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो ये 0 डिग्री एंगल है, फिर ये 90 डिग्री हो गया, फिर ये 180 हो गया, फिर ये 270 हो गया, फिर ये 360 हो गया। फर्स्ट क्वार्टर, ये फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर। वेरी गुड। अब क्या हुआ कि हम लोग इसको सर्किट में समझेंगे। सर्किट में समझने का मतलब क्या कि ये जो ऑल्टरनेटिंग करंट का डिजाइन है, ध्यान से देखिए, हम लोग जनरेटर एक बार फिर से समझ रहे हैं। क्या इसका कारण है? इसका कारण ये है कि ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, यहाँ पर हमारी रेक्टेंगुलर कॉइल थी, उससे रिंग से कनेक्ट किया था। रिंग यहाँ पर है, एक रिंग यहाँ पर है, ये एक वायर यहाँ पर कनेक्ट खत्म हो जाएगा, ये इससे कनेक्टेड होगा, दूसरा वाला नीचे आएगा और वो इससे कनेक्टेड होगा। यहाँ पर एक ब्रश लगा देंगे। ये ब्रश का काम क्या था? इस ब्रश का काम ये था कि जैसे ये अगर रिंग है तो ब्रश एक ऐसी चीज होती है, इसको ऐसे यहाँ पर आके ग्रिप करती है कि जब कॉइल रोटेट करेगी तो रिंग रोटेट करेगा लेकिन ब्रश रोटेट नहीं करेगा। ये देखिए, ब्रश रोटेट नहीं कर रहा है। ब्रश ना रोटेट करने से क्या होता है? ये हमारे 2 ब्रशेस होते हैं यहाँ पर, ये दोनों रिंग्स हैं, ये दोनों रिंग्स हैं, ये एक रिंग ये है, एक रिंग ये है यहाँ पर, और फिर इससे 2 ब्रशेस कनेक्टेड हैं। ये पूरा जो जिसको हम लोग आर्मेचर कहते हैं, ये आर्मेचर को एंगुलर वेलोसिटी किसी एक्सटर्नल एजेंसी से प्रोवाइड की जा रही है। ब्रशेस के अक्रॉस, इन दोनों ब्रशेस के अक्रॉस ये जो 2 पॉइंट हैं P और Q, इस PQ के अक्रॉस हम लोग जो वोल्टेज ऑब्टेन कर रहे हैं वो ये वोल्टेज है जिसका नाम है ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस। ठीक है, हम लोगों को इस चैप्टर में क्या पढ़ना है वो मैं आपको समझाना चाह रहा था कि हमको इस चैप्टर में ये पढ़ना है कि P और Q के अक्रॉस, यहाँ पर P और Q का जो सिंबल है वो ऐसा आएगा कि ये ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है। इसका मतलब इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस कभी हम एक रेजिस्टेंस लगा देंगे, कभी हम एक कैपेसिटर लगा देंगे यहां पर, और उसको कहते क्या है कि ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस अ कैपेसिटर।